आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपी की। तो लैप्रोस्कोपी की शुरुआत होती है 1901 से, जब केलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एक डॉग को किल करके फिर उसको पेरिटोनियोस्कोपी पहली बार परफॉर्म किया था 1901 में। पहली बार लैप्रोस्कोपी 1901 में ही कर दिया था। फिर 1910 में 1910 की बात है, जैकब ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन पेस लैप्रोस्कोपी परफॉर्म किया और उन्होंने सबसे पहले डायग्नोस्टिक लैब किया। सबसे पहला अगर यूरो की बात करें तो सबसे पहले लैप्रोस्कोपी नेफ्रेक्टमी क्लेमैन ने किया था। क्लेमैन ने 1991 में किया था, जब रशिया जो था डिफरेंट कंट्रीज़ में टूट रहा था, तब क्लेमैन ने पहली लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी किया था। फिर फाइनली धीरे धीरे लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी आगे बढ़ती गई। लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी के बाद अगर हम बात करें लैब के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक्सेस। जब हम एक्सेस करते हैं तो हमें एक्सेस करने के लिए 3 टेक्निक की ज़रूरत होती है। पहला होता है वेरिस निडल, जो कि एक क्लोज्ड टेक्निक होता है। दूसरा ओपन टेक्निक, हसन जिसको टेक्निक बोलते हैं। तीसरा ऑप्टिकल ट्रोकार एंट्री। तो वेरिस निडल की बात करें तो वेरिस निडल में हम लोग इंफ्रा अम्बलाइकल या सुप्रा अम्बलाइकल साइड से एक ब्लाइंड परक्यूटेनियस एंट्री लेते हैं। अब चूँकि ये ब्लाइंड होता है तो इसमें बावल और वस्कुलर इंजरी होने का रिस्क रहता है। फिर भी इसे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये काफ़ी फास्ट होता है और इसमें इंसिजन काफ़ी मिनिमल होता है। फिर बहुत सारे एब्डोमेन ऐसे होते हैं जिसमें एडिजन्स होता है, तो ऐसे केसेस में हमें डायरेक्ट विजुअल एंट्री करना होता है। उसमें उसको बोलते हैं हसन्स टेक्निक, और उसमें हमें ट्रोकार को फिक्स करना होता है सूचर से। फिर इसकी बात करें तो ये इसमें काफ़ी टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू वेरिस निडल। जो थर्ड टेक्निक है वो ऑप्टिकल ट्रोकार होता है। इसमें हम लोग लेयर बाय लेयर देखते हुए जाते हैं और इंसर्ट करते हैं। ये काफ़ी सेफ़ होता है, बट हमें इसमें स्पेशल ट्रोकार की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये ओबीज पेशेंट में या री ऑपरेटिव केसेस में ही यूज़ किया जाता है। अब जो साइट है, अगर हम लोग ट्रांसपेरिटोनियल सर्जरी कर रहे हैं तो उसके लिए एक्सेस यूजुअली हम लोग अम्बलाइकस के पास बनाते हैं, क्योंकि अम्बलाइकस के पास जो वॉल होती है वो थिन होती है और ए वस्कुलर होती है। और इन केस ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल, अगर रेट्रोपेरिटोनियल की बात करें तो पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, जो 12th रिब और पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन होती है, वहाँ पे हम लोग एक्सेस बनाते हैं। फिर सेफ्टी टेस्ट कैसे करते हैं कि वेरिस जो है प्रॉपरली इंसर्ट हो गया। पहला जो टेस्ट होता है वो होता है सलाइन ड्रॉप टेस्ट। फिर दूसरा होता है एस्पिरेशन टेस्ट। तो हम इसमें करते क्या है कि सलाइन ड्रॉप टेस्ट में हम सलाइन जब डालते हैं और तो वेरिस नीडल अगर अच्छे से गया होगा तो सलाइन पूरा अंदर सक हो जाता है। और इसी तरीके से जब हम सलाइन डाल के वापस एस्पिरेट करेंगे तो अगर वो सही से आ रहा है तो इसका मतलब ब्लड नहीं है, तो सेफ़ है। फिर अगर हम बात करें इंसफ्लेशन प्रेशर को, तो जो इंसफ्लेशन प्रेशर है इनिशियली वो 10 mmHg से कम रहता है। तो इस तरीके से हम सेफ्टी देख सकते हैं। अब बात करें गैस की, सबसे पहले हमने लैप्रोस्कोपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहता है, एक्सेस। फिर उसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं न्यूमोपेरिटोनियम। तो न्यूमोपेरिटोनियम के लिए सबसे जो गैस ऑफ चॉइस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसलिए होती है क्योंकि ये नॉन कम्बस्टिबल गैस होती है, हाईली सॉल्युबल होती है और रैपिडली एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से। पहले हीलियम और नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करते थे। हीलियम भी नॉन एब्जॉर्बल होती है, बट इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें एम्बोलिज्म का रिस्क रहता है। जबकि नाइट्रस ऑक्साइड जो रहता है इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें आग लग जाती है और कम, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। अब वर्किंग प्रेशर की बात करें, अगर हम लोग ट्रांसपेरिटोनियल अगर सर्जरी कर रहे हैं तो वर्किंग प्रेशर 12 to 15 mmHg के अराउंड रहता है। जबकि अगर रेट्रोपेरिटोनियल कर रहे हैं सर्जरी तो उसी से 2 mmHg कम रहता है, दैट इज़ अराउंड 10 to 12 mmHg। जबकि अगर बच्चों में अगर सर्जरी करेंगे तो जस्ट हाफ होता है, दैट इज़ 6 to 8 mmHg। फ्लो रेट जो रहता है हम लोग 3 to 6 ml/min रखते हैं फ्लो रेट। अब सबसे पहले बात करें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का, तो जब भी हम न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। अब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो मेजर वेन्स होती है वो कंप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाता है। वीनस रिटर्न कम हो जाता है तो जो मेजर ऑर्गन है जैसे कि किडनी, उसमें परफ्यूजन कम हो जाता है। अब हम लोग न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करने के लिए CO2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो CO2 धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरकार्बिया होता है और पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चला जाता है। इसको मैनेज करने के लिए हमें पेशेंट का हाइपर वेंटिलेट कराना होता है
और जो प्रेशर है उसको 15 mmHg से कम रखना चाहिए। फिर आप बात करें ट्रोकार की, तो जो ट्रोकार होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो ट्रोकार होता है ब्लेडेड ट्रोकार, इसमें हम लोग फेशिया को कट करते हुए जाते हैं इस ट्रोकार से, तो इसमें हर्निया का रिस्क रहता है। उसको कम करने के लिए फिर एक ट्रोकार आता है रेडियली एक्सपेंडिंग ब्लेडलेस ट्रोकार। ये देख सकते हैं रेडियली एक्सपेंडिंग ब्लेडलेस ट्रोकार। ये क्या करता है कि जब इसको हम डालते हैं तो ये रेडियली एक्सपेंड होता है। इसका नाम है वर्सा ट्रोकार, और ये रेडियली एक्सपेंड करते हुए डायलेट करता जाता है लेयर, जिसकी वजह से हर्निया का चांसेस कम हो जाता है। फिर जो अगला ट्रोकार है वो है ऑप्टिकल ट्रोकार। ऑप्टिकल ट्रोकार जो रहता है ये जो ट्रोकार है ये एक ऑप्टिकल ट्रोकार है। इसमें वन टाइम डिस्पोजेबल ट्रोकार होता है और रियल टाइम हम लोग एंट्री को विजुलाइज कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। फिर ट्रोकार जो है कई बार निकल जाता है, तो ऐसे केसेस में उसको फिक्स करने के लिए बैलून एंकर ट्रोकार आता है। बैलून एंकर ट्रोकार में ये देख सकते हैं बैलून रहता है, तो ये फिक्स हो जाता है यहाँ, और ये मसल इन दोनों के बीच में ही फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सिक्योर हो जाता है। तो ये बैलून ट्रोकार होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने से ऊपर का जो हमने पोर्ट क्रिएट किया है उसको क्लोज करना चाहिए। तो यूजुअली 10 mm या उससे ऊपर जितने भी हम पोर्ट्स बनाते हैं उसको क्लोज करना मैंडेटरी होता है, नहीं तो हर्निया के चांसेस रहते हैं। ये तो रहा ट्रोकार का। अब बात करें रिट्रोपेरिटोनियम। अगर हम लोग रिट्रोपेरिटोनियम में स्पेस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें एक स्पेशल बलून डिसेक्टर की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं गौर बैलून। ये एक इंडियन डॉक्टर थे जिन्होंने इस बलून को डिस्कवर किया, और ये बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करते हैं। और ये है गौर बलून। इसमें इन्होंने फिंगर ग्लव का इस्तेमाल किया है, और इससे हम लोग नीमोपेरिटोनियम प्री पेरिटोनियल स्पेस क्रिएट करते हैं। अब रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें हम लोग बाउल्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो बाउल को जब अवॉइड करते हैं तो देयर इज़ लेस चांस ऑफ आइलियस, और एडिजन भी कम होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि रिट्रोपेरिटोनियम से जाने पे हमें डायरेक्ट हाइलर एक्सेस मिल जाता है। इसका मेन ड्रॉबैक क्या रहता है कि रिट्रोपेरिटोनियम एक बहुत ही छोटी जगह है, तो वहाँ पे वर्क स्पेस बहुत कम मिलता है। दूसरा इसका लर्निंग कर्व, ये जो प्रोसीजर है रिट्रोपेरिटोनियम के थ्रू जाने का, ये बहुत कम लोगों को आता है, तो और इसमें सीखने में बहुत टाइम लगता है, जिस वजह से बहुत से सर्जन्स को इससे करने में डिसओरिएंटेशन होता है, वो फैमिलियर नहीं होते हैं। रिट्रोपेरिटोनियम में यूजुअली 2 mm Hg प्रेशर कम रखते हैं नॉर्मल ट्रांसपेरिटोनियल में, तो इसका जो वर्किंग प्रेशर रहता है 10 to 12 mm Hg रहता है। और रिट्रोपेरिटोनियोस्कोपी में स्पेस कम होता है तो CO2 एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें E2 CO2 जो है अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। अब बात करें पेशेंट पोजिशनिंग की, तो हमारे पास सर्जरी करने के लिए एक पोजीशन होता है मॉडिफाइड लेटरल डिक्यूपिटस पोजीशन, और दूसरा होता है लेटरल पोजीशन विद किडनी रेस्ट। यूजुअली जितना भी पोजीशन होता है उसमें हम लोग पेशेंट को करवट कराते हैं, और करवट कराने का मतलब होता है लेटरल डिक्यूपिटस पोजीशन। अब हमारे पास पेशेंट को दाहिने या बाएं करवट कराने के बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है, या तो जैसे ये टेबल है, टेबल को हम मोड़ दें, तो इसको बोलते हैं टेबल फ्लैक्स पोजीशन। एक तो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि टेबल को ना मोड़ें, उसके बजाय हम किडनी रेस्ट से उठा दें। टेबल में किडनी रेस्ट लगा रहता है और किडनी रेस्ट से उठा देते हैं, तो ये किडनी रेस्ट से उठाया है और यहाँ पे टेबल को मोड़ा है। तो जो मॉडिफाइड लेटरल डिक्यूपिटस रहता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक टेबल फ्लैक्स पोजीशन हो सकता है और एक किडनी रेस्ट। तो इन दोनों पोजीशन में हम लोग रिट्रोपेरिटोनियल सर्जरी या नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। फिर एक पोजीशन होता है लिथोटमी पोजीशन विथ स्टीप ट्रेंडलिनबर्ग। तो लिथोटमी पोजीशन कई तरह की होती है। जो स्टैंडर्ड लिथोटमी पोजीशन है हम देख सकते हैं, उसमें जो पैर है और ये इस तरीके से है, बट अगर हमने इस पैर को अगर पीछे की तरफ ये 90 डिग्री की बजाय अगर हमने थोड़ा और पीछे कर दिया तो इसको बोलते हैं हाई लिथोटमी। और अगर इसे ये नॉर्मल एंगल होता है और इसको आगे की तरफ कर दिया पैर, तो इसको बोलते हैं लो लिथोटमी। इसी तरीके से अगर हमने सर को नीचे कर दिया और पैर को ऊपर कर दिया लिथोटमी बना के, तो इसको बोलते हैं लिथोटमी विद स्टीप ट्रेंडलिनबर्ग। इसमें होता क्या है कि जो पेरिटोनियम जो पेल्विक एरिया है उसमें एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा। तो रोबोटिक सर्जरी में अगर हम प्रोस्टेट रिमूव कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में लिथोटमी विद स्टीप ट्रेंडलिनबर्ग ज़्यादा अच्छा होता है। इसे यूज़ करने से जितनी भी नर्व्स होती है और एडिमा होता है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर इस पैर को इस तरह मोड़ने के बजाय अगर सीधा और ऊपर कर दिए तो इसको बोलते हैं एक्सेजरेटेड लिथोटमी पोजीशन। फिर अगर हमने सिर्फ आधे पैर से अगर लिथोटमी बनाई है तो उसको बोलते हैं हेमी
लिथोटमी पोजीशन या स्प्लिट लिथोटमी पोजीशन। फिर अगर हम बात करें बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है तो हम देख सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है, इसको बोलते हैं मैरीलैंड, इसको डिसेक्शन में यूज़ करते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है ग्रेस्पर, ग्रेस्पर जो रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रेस्प करने के लिए। और तीसरा होता है सीजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो लैप्रोस्कोप होता है यूजुअली 0 डिग्री या 30 डिग्री का होता है और आइदर 5 mm या 10 mm जो रहता है कॉमनली यूज़ होता है। एनर्जी डिवाइसेस की बात करें तो एनर्जी डिवाइसेस जो रहती है सबसे चीप जो एनर्जी डिवाइस होती है वो मोनोपोलर होती है। ये मोनोपोलर जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर सर्जरी में यूज़ करते हैं और ये हुक रहता है, पीछे हम लोग मोनोपोलर कनेक्ट कर देते हैं। ये इसका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 5 mm तक ये स्प्रेड करता है इसका एनर्जी, जिससे बर्न के चांसेस रहते हैं। फिर जो अगली इंस्ट्रूमेंट है हम लोग बाईपोलर यूज़ करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है बाईपोलर। बाईपोलर कॉटरी जो रहता है उसमें भी अब एडवांस आ गया है, जैसे कि लाइगाशोर, हार्मोनिक और थंडर बीट। तो थंडर बीट जो रहता है उसमें लाइगाशोर और हार्मोनिक दोनों के फीचर्स कंबाइंड होते हैं। जो लाइगाशोर होता है वो एक तरीके का बाईपोलर ही होता है जो अप टू 7 mm जो होता है वेसल्स को सील कर देता है, जबकि हार्मोनिक जो है वो अल्ट्रासाउंड पे बेस्ड होता है और इसमें 55 किलोहर्ट्ज़ तक वाइब्रेशन होता है और जो थर्मल स्प्रेड होता है 1 mm से भी कम होता है, तो जिससे इंजरी के चांसेस नहीं होते। जबकि मोनोपोलर में 5 mm तक स्प्रेड होता है। और अगर हम हाइब्रिड डिवाइस थंडर बीट की बात करें तो उसमें बाईपोलर और हार्मोनिक दोनों के फीचर होते हैं। फिर सेफ्टी के लिए अब जो है नया चीज़ें आ गए, ऑटोमेटेड डिवाइस आ गई हैं, AEM सिस्टम। AEM सिस्टम ये पूरे इंसुलेशन को चेक करता रहता है ड्यूरिंग द सर्जरी और कोई भी इसमें अगर इंसुलेशन डिफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत डिटेक्ट करके बता देता है। इससे होता क्या है कि जो कैपेसिटिव कपलिंग इंजरी होती है, कपलिंग इंजरी, उससे हम बाउल इंजरी जो होती है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है थंडर बीट। थंडर बीट जो है एक हाइब्रिड डिवाइस है और ये काफ़ी एडवांस है, वेसल से अप टू 7 mm को सील कर देता है। इसमें दोनों बाईपोलर और हार्मोनिक दोनों के फीचर होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये हार्मोनिक है। हार्मोनिक जो है ये अल्ट्रासाउंड पे बेस्ड होता है और ये जो रहता है इसकी एनर्जी 55 किलो हर्ट्ज इतने पे वाइब्रेट करती है। फिर हम बात करें कोर प्रोसीजर तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैप नेफ्रेक्टमी। लैप नेफ्रेक्टमी जब हमने पोर्ट सबसे पहले एक्सेस बनाया, न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट किया। न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करने के बाद हमें सबसे पहले कोलन को मोबिलाइज़ करना रहता है अलॉन्ग द वाइट लाइन ऑफ टॉड। फिर उस सबसे पहले कोलन को मोबिलाइज़ करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है यूरेटर को आइडेंटिफाई करना और गोनेडल वेन्स को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग हाइलर कंट्रोल लेते हैं, उसमें भी सबसे पहले आर्टरी, फिर उसके बाद वेन, फिर उसके बाद यूरेटर को हम डिवाइड कर देते हैं। और स्पेसिमेन को निकालने के लिए हम लोग फेनन स्टील की मदद से बैग में रख के स्पेसिमेन को निकाल देते हैं। लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी को ओपन में कब कन्वर्ट करते हैं? जब अनकंट्रोल ब्लीडिंग होता है, एनाटमी क्लियर नहीं रहती है या इक्विपमेंट फेलियर होता है। इसी तरीके से अगर हम डोनर नेफ्रेक्टमी की बात करें तो आजकल ये भी लैब से होने लगा है और लेफ्ट साइड प्रीफर करते हैं क्योंकि लॉन्गर वेन होता है। वेसल कंट्रोल के लिए हम लोग हीमोलॉक यूज़ करते हैं। ये हीमोलॉक होता है और ये हीमोलॉक एप्लीकेटर है और कहीं कहीं वेसल स्टेपलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई रीनल एनामलीज है, जैसे कि 2 से ज़्यादा रीनल आर्टरीज आ रही हैं कॉम्प्लेक्स एनाटमी, तो ऐसे केसेस में हमें लैब से डोनर नेफ्रेक्टमी नहीं करना चाहिए क्योंकि डोनर का सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब बात करें पार्शियल नेफ्रेक्टमी का, तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी एक नेफ्रॉन स्पेयरिंग अप्रोच है जिसमें हम लोग रिसेंटली नए नए टेक्निक आ रहे हैं। अब पहले पूरा पेडिकल क्लैम्प करते थे, अब सिर्फ आर्टरी क्लैम्प करते हैं और वार्म इस्कीमिया टाइम है जो वो 30 मिनट से कम रहना चाहिए, आइडियली 20 मिनट से कम बोलते हैं। फिर अब इसमें जो रिसेंट चेंज आया है वो ICG फ्लोरेसेंस आया है। ICG फ्लोरेसेंस में हम ICG जो कंट्रास्ट है उसको देने के बाद एक स्पेशल लाइट में जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है जो जिस इस्कीमिक एरिया जो है वो और नॉन इस्कीमिक एरिया दोनों दिखता है, तो इससे हम लोग परफ्यूज़न को एसेस कर सकते हैं। फिर रीनोरेफी में हम लोग नया टेक्निक जो है स्लाइडिंग क्लिप टेक्निक यूज़ करते हैं। स्लाइडिंग क्लिप टेक्निक की मदद से जब हम सर्जरी करते हैं तो फास्ट क्लोजर होता है जिसकी वजह से हम वार्म इस्कीमिया टाइम कम कर सकते हैं। या लैप्रोस्कोपी में हम बार्ब्ड सूचर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम लोग पोस्टर के साथ अप्लाई करते हैं क्लोजर में। फिर अब बात करें ये जो है ये लाइगाशोर है, कोविडियन बनाता है इसको। ये एक तरीके का एडवांस बाईपोलर ही डिवाइस है, ये सिंपल बाईपोलर का ही एडवांस वर्जन है। बात करें पाइलोप्लास्टी में तो उसमें लैप्रोस्कोपी में एंडरसन हाइंस जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है और हमें जे स्टेंट और ड्रेन दोनों डालना चाहिए। रोबोटिक अब इसमें रिसेंट एडवांसेस आ रहा है जिसमें उससे सूचरिंग काफ़ी अच्छी हो गई और सूचरिंग के लिए भी रोबोट्स आ रहे हैं, AI रोबोट्स जिनको बोलते हैं स्टार। तो अब बात करें कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। एंट्री के समय अगर कई बार कॉम्प्लिकेशन अगर एंगल सही नहीं रहा
तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बाउल या वस्कुलर इंजरी हो सकता है। इसके लिए हमें ओपन या ऑप्टिकल टोकार यूज़ करना चाहिए और एंगल सही रखना चाहिए। CO2 की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, CO2 की वजह से हाइपरकार्बिया हो सकता है, CO2 एम्बोलिज्म हो सकता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो सकता है। इससे होता क्या है कि इसको कम करने के लिए हमें इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर कम रखना चाहिए, पेशेंट को वेंटिलेट करते रहना चाहिए और E2 CO2 मॉनिटर करना चाहिए। फिर अगर पेशेंट का पोजीशन अच्छे से नहीं रखा है और पैडिंग नहीं किया तो उसका प्लेक्सिस और नर्व इंजरी हो सकती है, पेरोनियल नर्व इंजरी, इसलिए पैडिंग अच्छे से रखना चाहिए और आर्म का एबडक्शन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। फिर कई बार हाइलार पे ब्लीडिंग होती है, अगर हाइलार में ब्लीडिंग हो रही है तो हमें ओपन में कन्वर्ट कर देना चाहिए अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है तो, और कोशिश करना चाहिए कि आर्टेरियल कंट्रोल हम पहले ले लें। फिर कई बार पोर्ट साइड पे इन्फेक्शन हो जाता है जो कि लेस देन 1% इंसिडेंस है, इसके लिए हमें स्टेराइल इन्वायरमेंट मैनेज करना चाहिए, क्लोजर करते समय ध्यान देना चाहिए। 10 mm पोर्ट से ज़्यादा जो है हमें पोर्ट क्लोज करना चाहिए, नहीं तो पोर्ट साइड हर्निया हो जाता है और फेशिया को क्लोज करना चाहिए। फिर यूरिन लीक के भी रिस्क रहता है, हेमाटोमा बनने का रिस्क रहता है, पायरोप्लास्टी के बाद रिस्क रहता है, इसलिए हमें ड्रेन और स्टेंट डालना चाहिए। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है न्यूमोपेरिटोनियम का, तो PaCO2 बढ़ जाता है। PaCO2 अगर बॉडी में बढ़ेगा तो बॉडी को लगेगा कि अब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करना चाहिए, क्योंकि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है, तो उससे हार्ट रेट और BP जो है वो बढ़ेगा, उससे हार्ट रेट और BP बढ़ेगा सो दैट कि बॉडी जो है हाइपर वेंटिलेट कर सके और CO2 ज़्यादा से ज़्यादा वॉश आउट कर सके। फिर उसके बाद ये अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ता है अगर, तो उससे होता क्या है, CO2 का अब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है और वीनस रिटर्न कम हो जाता है। अगर वीनस रिटर्न कम होता है तो रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, तो इसलिए हमें जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो 15 mmHg से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर हम टेंडलिनबर्ग पोजीशन रख रहे हैं जिसमें सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है, तो ऐसे केस में होता क्या है, जो डायफ्राम है वो कंप्रेस करता है लंग को, पूरा लंग को कंप्रेस करेगा और उससे होगा क्या कि जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर है और एयरवे प्रेशर, ये तीनों प्रेशर यहाँ के बढ़ जाएंगे पेशेंट्स के। फिर ऐसे केसेस में हमें, अगर कोई बुढ़ा पेशेंट है या कार्डियक प्रॉब्लम वाला पेशेंट है तो हमें टेंडलिनबर्ग पोजीशन रखते समय ध्यान देना चाहिए और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए और इंसफलेशन भी धीरे धीरे करना चाहिए। उससे होता क्या है, बॉडी ग्रेजुअली उसकी अडेप्ट कर जाती है और E2 CO2 मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें तो जो पेशेंट है कई बार CO2 की वजह से इरिटेशन होता है। CO2 की वजह से इसलिए इरिटेशन होता है कि CO2 जो होता है डायफ्राम के नीचे जाके नर्व को इरिटेट करता है डायरेक्टली, और दूसरा पेरिटोनियम से मिलके कार्बोलिक एसिड बनाता है, वो फ्लूइड भी नर्व को डायफ्राम के नीचे इरिटेट करता है और ये नर्व जो रहती है शोल्डर को लेके जाती है C3 C4 C5, जिसकी वजह से ये रिफर्ड पेन होता है। और इस रिफर्ड पेन को कम करने के लिए हमें एक तो एब्डोमेन जो है क्लोज करते समय पूरा गैस निकाल देना चाहिए, दूसरा कंप्लीट डिफ्लेशन करना चाहिए, दूसरा रिक्रूटमेंट मैन्यूवर में क्या होता है, जो एनेस्थेटिस्ट रहता है वो हाई प्रेशर वेंटिलेशन देता है, पॉजिटिव प्रेशर, जिसकी प्रेशर की वजह से जो पोर्ट साइट है वहाँ से CO2 गैस निकल जाती है। और तीसरा हमें सलाइन से पेरिटोनियम को वॉश करना चाहिए, तो उससे CO2 वॉश एब्जॉर्ब होके निकल जाता है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट को अर्ली एम्बुलेशन कराना चाहिए, जिससे हम DVT और पल्मोनरी रिस्क कम कर सकते हैं। अगर पेशेंट को फीवर विदिन 24 आवर है तो वो इन्फ्लेमेटरी रीज़न होता है, और अगर परसिस्टेंट फीवर है मोर देन 48 आवर तो इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। फिर अगर हम बात करें रोबोटिक्स की, तो रोबोटिक्स में दा विंची सिस्टम काफ़ी पुराना सिस्टम है, उसकी मदद से हमें 3D विज़न मिलता है और एंडो रिस्ट मूवमेंट की वजह से 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और ट्रेमर एलिमिनेशन होता है रोबोट से। इससे बेनिफिट ये होता है कि सर्जन को सर्जरी करने में अर्गोनॉमिकली काफ़ी हेल्पफुल मिलता है, हाथ पैरों में दर्द नहीं होता है, प्रिसीजन रहता है, ट्रेमर एलिमिनेशन रहता है और सूचरिंग में काफ़ी मदद मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी कॉस्टली रहता है और कोई भी हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलता है। अब इसी फील्ड में नए नए रोबोट्स आने लगे हैं, जैसे कि ह्यूगो रोबोट, वर्सियस रोबोट, रीवो रोबोट, दा विंची सिंगल पोर्ट रोबोट। तो जो रीवो रोबोट है वो कोरिया का रोबोट है और ह्यूगो और वर्सियस रोबोट है, इसमें मॉड्यूलर आर्म्स आते हैं। मॉड्यूलर मतलब हर एक सिस्टम जो है अलग अलग होता है, तो इससे हमें रोबोट की कॉस्ट कम हो जाती है और OT में हम कहीं भी आसानी से फिक्स कर सकते हैं। फिर रोबोट को AI के साथ जोड़ा जा रहा है और हम टेली रोबोटिक सर्जरी भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। अब एनर्जी की बात करें तो जो मोनोपोलर कॉटरी है 5 mm तक थर्मल इंजरी का रिस्क रहता है, तो कटिंग और कोगुलेशन करते समय हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए। फिर बाईपोलर में यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें करंट फ्लो 2 पोल्स के बीच में होता है, लोकलाइज रहता है। और तीसरा जो रहता है लाइगश और जो है एडवांस बाईपोलर, उसको यूज़ करना चाहिए। अप टू 7 mm वेसल जो रहता है उसको आराम से सील कर देता है। फिर अल्ट्रासोनिक जो हम बात करें हार्मोनिक का, तो वो उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है अप टू 55
किलोहर्ट्ज़, तो उससे प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है और इसमें हीट उतना जनरेट नहीं होती, जिसकी वजह से इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं। थंडर बीट की बात करें तो इसमें डुअल एनर्जी होता है। हमें AEM मॉनिटरिंग कर ऑटोमेटेड जो मॉनिटरिंग करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर इंसुलेशन फेलियर होगा तो पता चल जाएगा, जिससे हम थर्मल बर्न रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, एक 3D लैप्रोस्कोपी आ रहा है। इस 3D लैप्रोस्कोपी से हैंड आई कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इसमें हमें डेप्थ भी मिलता है। फिर ICG फ्लोरेसेंस आ रहा है। ICG फ्लोरेसेंस एक तरीके का नियर इंफ्रारेड इमेजिंग है और इसमें जो होता है वेवलेंथ 700 to 900 नैनोमीटर यूज़ करते हैं और इससे हम लोग परफ्यूज़न मैपिंग कर सकते हैं और सेंटिनल नोड ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर ARI और AI इंटीग्रेशन हो रहा है। AI इंटीग्रेशन की वजह से जो रियल टाइम इमेजिंग है उसको हम लोग मशीन के साथ इन्फ्यूज़ करके एनाटॉमी को रिकॉग्नाइज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे कि सर्जरी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर नोड्स एक रीसेंट चेंज है, इसमें कोई भी जो नेचुरल ओपनिंग होती है उसके थ्रू हम लोग सर्जरी करते हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटल है, इसका लेस सर्जरी होता है। फिर जो अनदर सर्जरी है वो लेस है, सिल्स है। ये भी इससे कॉस्मेसिस बढ़ता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि वर्किंग स्पेस कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ट्रायंगुलेशन कम हो जाता है और चॉपस्टिक इफेक्ट मिलता है। चॉपस्टिक मतलब कम स्पेस होता है तो काफ़ी आपस में इंस्ट्रूमेंट क्लटर करते हैं। फिर रोबोटिक सिंगल पोर्ट आ गया है। रोबोटिक सिंगल पोर्ट दा विंची का, उसमें क्या होता है, मल्टी जॉइंट आर्म रहते हैं जो कि सिंगल पोर्ट से इंसर्ट होते हैं, जिससे कि ट्रायंगुलेशन रिस्टोर हो जाता है और सिंगल साइड से ही सर्जरी हम परफॉर्म कर सकते हैं। OTs भी अब हाइब्रिड आने लगी हैं। इसमें इमेजिंग जैसे CT स्कैन MRI के साथ साथ लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट सब कुछ एक जगह ही रहता है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि हम ट्यूमर को अच्छे से लोकलाइज कर सकते हैं और सर्जरी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर AI रोबोटिक्स जैसे कि स्टार FRS, ये सब चीज़ें आ गए हैं और ये सब अपने आप सूचरिंग करते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सूचरिंग होती है और FRS ये सब मोशन एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं। इससे हम लोग ट्रेनिंग करा सकते हैं डॉक्टर्स की FRS के बेसिस पे। इससे काम भी अच्छा होगा, वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन होगा। फिर हम बात करें FLS जो रहता है, ये फंडामेंटल्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है। ये वैलिडेटेड स्किल्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि पैक ट्रांसफ़र करना, सूचरिंग करना, ये सब सिमुलेशन पे हम लोग करते हैं, तो ये करने से काफ़ी स्किल डेवलप होता है। दूसरा होता है FRS जो रहता है फंडामेंटल्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी के लिए होता है। ये AI बेस्ड होता है और ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो रहता है सर्जन्स की स्किल्स को मैनेज करता है, एनालिसिस करता है एंड हेल्प देम टू लर्न मोर स्किल्स। फिर VR स्टिमुलेटर्स, वर्चुअल रियलिटी वाले स्टिमुलेटर्स होते हैं जो कि रोबोट और सीखने में हेल्प करते हैं और बॉक्स ट्रेनर होते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग कर्व काफ़ी कम हो जाता है। AUA ये कहता है कि कम से कम मिनिमम 50 सर्जरीज जो हैं वो किए रहना चाहिए अंडर सुपरविज़न, तब उसके बाद आपको क्रेडेंशियल मिलेगा। फिर अब जो रिसेंट है वो गैसलेस लैप्रोस्कोपी है। इसमें हम लोग मैकेनिकली वॉल को लिफ्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ CO2 इंसफलेशन। तो इसका यूज़ हम लोग प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं या कोई पेशेंट कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसमें यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हाइपर कार्बिया को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और जो इसकी वजह से हीमोडायनेमिक स्ट्रेस होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि इससे वर्किंग स्पेस काफ़ी कम मिलता है। फिर ऑन्कोलॉजिकल सेफ्टी का पोर्ट साइड के लिए हमें सारे जो स्पेसिमेन होता है उसको बैग के अंदर डालना चाहिए, जो डिफ्लेशन है उसको अंडर विजन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि गैस जो लीक है एक्सट्रैक्शन के टाइम ना हो। पोर्ट साइड जो मेटास्टेसिस होता है जो कि काफ़ी कम इंसिडेंस है, लेस देन 0.5%, वो मोस्ट कॉमनली यूरोथीलियल ट्यूमर में होता है। अगर हम ब्लड लॉस की बात करें तो ब्लड लॉस जो है रोबोटिक में सबसे कम होता है, जबकि लैप्रोस्कोपी में उससे थोड़ा ज़्यादा और ओपन में मैक्सिमम होता है। यही सेम प्रॉब्लम पेन की भी होती है। ओपन में काफ़ी पेन होता है, जो बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट वो कम होता गया, रिकवरी भी यही चीज़ होती है। बट अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के लिए ओपन सबसे अच्छा होता है, बाकी जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया कॉस्ट बढ़ता गया। जबकि ऑन्कोलॉजिकल आउटकम की बात करें तो ओपन हो लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक सब में सेम ऑन्कोलॉजिकल आउटकम है। हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो हमें हमेशा वेरीज प्लेसमेंट के बाद वेरीफाई करना चाहिए ड्रॉप टेस्ट से या सलाइन टेस्ट से कि वेरीज सही से गया है कि नहीं। हमें एपिगैस्ट्रिक वेसल्स को इल्यूमिनेट करके देख लेना चाहिए और उसको कट करने से अवॉइड करना चाहिए, जिससे ब्लीडिंग कम होगी। फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है उसको 15 mm से कम रहना चाहिए। CO2 को हमेशा अंडर विजन डिफ्लेट करना चाहिए। 10 mm से जो ज़्यादा पोर्ट बड़ा होता है उसको क्लोज़ करना चाहिए। फिर परफ्यूज़न चेक करने के लिए सेंटिनल मैपिंग के लिए हमें ICG का यूज़ करना चाहिए। और जब भी अगर कोई इशू हो तो हमें ओपन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ओपन में कन्वर्जन जो होता है ये प्रोसीजर का फेलियर नहीं कहलाता है।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे वार्म इस्कीमिया टाइम जो है पार्शियल नेफ्रेक्टमी में कोशिश करना चाहिए 30 मिनट से कम हो। और फिर लेफ़्ट किडनी जो होती है वो प्रिफर होती है क्योंकि उसकी लॉन्गर वेन होती है। रेडिकल नेफ्रेक्टमी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आर्टरी को पहले लाइगेट करना चाहिए। डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। एरिथ्रोपेटून अगर हम सर्जरी करते हैं तो उसमें आईएलएस के चांसेस कम होते हैं और फास्टर रिकवरी होता है। CO2 जो होता है वो गैस ऑफ चॉइस होता है। ICG फ्लोरेसेंस जो रहता है नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी में काफ़ी यूज़ होता है, इट इज़ मॉडर्न स्टैंडर्ड। फिर 3D विज़न से हमें जो एरर होती है सूचरिंग में उसको हम काफ़ी कम कर सकते हैं। बार्ड सूचर यूज़ करने से हम नॉटिंग टाइम कम कर सकते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टमी में। फिर AI और AR की मदद से हम लोग जो ट्रीटमेंट है उसको प्रिसीजन यूरोलॉजी की तरफ ले जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर जो आने वाला फ्यूचर है दैट इज़ द प्रिसीजन यूरोलॉजी सर्जरी, और वो टोटली बेस्ड होगा एक्सेस टेक्निक की मास्टरी पे, एनाटमी जानने पे, फिजियोलॉजी और टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम लोग सेफ लैप्रोस्कोपिक यूरोलॉजिक सर्जरी कर सकते हैं।